नमस्कार, रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक नई बाइक की, कुछ नई गाड़ियों की और साथ में आपके सवालों की भी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। रफ्तार में आज हम चलाएंगे यामाहा की सबसे नई नवेली छोटी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक FZ25। इसके लॉन्च रिपोर्ट को हमने हाल में देखा था, लेकिन इसकी टेस्ट राइड नहीं कर पाए थे। तो अगर आप सोच रहे हैं 250 सीसी मोटरसाइकिल खरीदने की, तो फिर नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। मिलवाएंगे आपको दुनिया भर में घूमने वाले एक बाइकर से मैग्नस की कहानी, जो ऑस्ट्रेलिया से स्वीडन के सफर पर हैं। रास्ते में मिले किन लोगों से और जमा किए कितने दिलचस्प किस्से। और हाँ, आपके सवालों के जवाब तो होंगे। हिंदुस्तान में यामाहा की कहानी काफी पुरानी है और आज उसी कहानी के एक हिस्से को हम रफ्तार में सबसे पहले चलाने वाले हैं, जांचने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ खड़ी है एक बिल्कुल नई नवेली बाइक। आप इसे जानते होंगे FZ25, जिसे अभी तक रफ्तार में हमने चलाया नहीं था। हमने सोचा क्यों ना इसे चलाया जाए। वैसे आपको याद होगा कि हिंदुस्तानी जो बाइक इंथुजियास्ट है वो लगातार यामाहा से मांग कर रहे थे कि प्लीज वो R25 लेकर आए 250 सीसी वाली, लेकिन वो तो कंपनी R3 लेकर आ गई। फिलहाल 250 सीसी में FZ का जो ये अवतार है वो कैसा है, आज हम वो जांचेंगे। लेकिन यहाँ से वैसे अगर हम देखें इस FZ25 को, तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको जो रेगुलर FZ है उससे दूर से नज़र नहीं आएगा। बहुत डिस्टिंक्ट यहाँ से तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि FZ इतने सालों से हिंदुस्तानी सड़कों पर भाग रही है कि उसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अब आम हो गया है। हालांकि जब आई थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन नज़दीक से ये FZ25 कितनी डिस्टिंक्ट है, कितनी अलग है, अब आपको बताते हैं। तो अब मैं इस FZ25 को नज़दीक से देखता हूं और आपको दिखाता हूं और चश्मा बदलता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि इसका लुक मुझे बहुत चौंधी आने वाला लग रहा है, या फीचर्स बहुत ही शार्प और चमकीले लग रहे हैं। दरअसल धूप अब काफ़ी तेज़ हो रही है। खैर, हम इस FZ25 पर वापस आते हैं। लुक जैसा मैंने दूर से कहा था, फील आपको FZ वाली ही आएगी, लेकिन कुछ एक डिटेल्स हैं जो आपको अलग लगेंगे। जैसे टैंक के किनारे जो स्कूप है वो आपको लगेगा कि हाँ, इससे एक बड़ी बाइक वाला इमेज दे रहा है। इसके अलावा यहाँ जो ग्रूव है वो भी इसके टैंक को, अगर केवल आप इतने हिस्से को देखें तो मुझे याद है कि जो बड़ी 600 सीसी या 1000 सीसी वाली बाइक्स हैं, सुपर बाइक्स हैं, उसकी एक फील आपको एक टैंक के साइज बड़ा होने की वजह से मिल रहा है। वहीं हेडलैम्प को अगर देखें तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे डेटेड या पुराना ज़रूर लग रहा है। हाल फिलहाल में हमने कई बाइक्स को देखा है जो जिनके लुक हेडलैम्प्स के हिसाब से उन्होंने काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, काफ़ी शार्प, काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी स्टाइलिश दिया है। तो यहाँ पर बाकी हिस्से को बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर हेडलैम्प को थोड़ा सा छोटा किया गया है। तो एक कॉम्पैक्ट सी वहाँ पर फील देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर स्टांस जो है वो अग्रेसिव है, स्टाइलिश है। वहीं एक एलिमेंट आपको यहाँ भी मिलेगा जो सीट को भी और चौड़ा कर रहा है। फिन जैसी शक्ल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यामाहा इसमें लेकर आई है LED हेडलाइट, साथ में LCD इंस्ट्रूमेंटेशन लगाया गया है। MT सीरीज की मोटरसाइकिलों के स्टाइल में इसमें स्पोक डिजाइन दिया गया है। तो इन सब के साथ ये स्मार्ट लगती है, रिफ्रेश तो लगती है, पर पहली नजर में प्यार हो जाने वाली फील शायद ना आए। कम से कम मुझे तो नहीं आ रही थी। और अब इसके फीचर्स के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, काफ़ी एंगल जो है उसका काफ़ी बेसिक एंगल्स या डिज़ाइन जिस तरह से दिया गया है, कई और भी मोटरसाइकिल में हमने ऐसा देखा है। एक वक्त था जब इंस्ट्रूमेंटेशन के डिज़ाइन या शेप को लेकर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही थी बाइक कंपनियाँ। खैर, यहाँ पर क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है आप यहाँ देख सकते हैं। फ्यूल गेज दिया गया है, आप स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है और साथ में टैकोमीटर भी दिया गया है।
यहाँ न्यूट्रल इंडिकेटर है और लाइट्स का इंडिकेटर और इंडिकेटर का भी इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है इस सेगमेंट में, आप जो चीज़ें जानना चाहते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्विचेस और नॉब्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सेसिबल है, आराम से आप चलाते वक्त आपकी उंगलियां बहुत आराम से पहुंच जाती हैं इन स्विचेस के ऊपर। यहाँ आप फ्लैश लाइट देख सकते हैं इसमें लगा हुआ यहीं पर, और साथ में इंजन किल स्विच यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। और रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन जो है वो इसे छोटा भी रख रहा है लेकिन फंक्शनल है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एरिया दिख रहा है ट्रैफिक का पीछे वाला हिस्सा, और मुझे इस हिसाब से ये अच्छा लगा। तो इस सेगमेंट में जिस तरह के फीचर्स की उम्मीद, जिस तरह के डिज़ाइन की उम्मीद और फिट और फिनिश की जो उम्मीद आप करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब इस FZ25 के इंजन की बात करें, जैसा आपको पता ही है 250 सीसी का इंजन है, 249 सीसी अगर एग्जैक्ट कहें तो। ताकत लगभग 21 bhp की है, टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर का। और इसके अलावा अगर हम इसके इस प्रदर्शन की बात करें, फिर अगर ब्रेकिंग की बात करें, 282 mm का डिस्क ब्रेक का अगले पहिए में है, 220 mm का पिछले पहिए में है। और इन सब के साथ इसका प्रदर्शन कैसा होता है वो इसके राइड से जानेंगे आप। इसमें लगा है 14 लीटर का फ्यूल टैंक और कंपनी का दावा है कि माइलेज लगभग 43 किलोमीटर प्रति लीटर की ये दे सकती है। तो इसकी राइडिंग सीटिंग पोजीशन के अलावा देखें तो कंपनी के मुताबिक इसकी माइलेज 43 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है और इसकी एक शोरूम कीमत 1.25 लाख रुपए से कम है, 1,20,000। ऐसे में FZ25 एक शहरी मोटरसाइकिल के अलावा लंबी दूरी के लिए एक प्रैक्टिकल शुरुआती टूरिंग बाइक भी हो सकती है। वैसे यामाहा FZ जब आई थी तब से यही लगता था कि इस मोटरसाइकिल में थोड़ा और बड़ा इंजन लगता तो बाइक और मजेदार होती। और जब एक नए और बड़े इंजन से लैस ज्यादा ताकतवर FZ हमारे सामने आई थी तो रोमांच वैसा नहीं था जैसा महसूस होना चाहिए था। शायद इसके पीछे वजह मोटरसाइकिल की काबिलियत में कमी नहीं बल्कि कंपनी की तरफ से की गई देरी। अब मोटरसाइकिलों के सेगमेंट में विकल्प काफी बढ़ चुके हैं। किसी की यूएसपी लुक है, फीचर है, किसी के पास बेहतर वैल्यू फॉर मनी का ऑफर है। ऐसे में FZ25 के लिए आने वाली राइड काफी चुनौती भरी जरूर है। सुजुकी मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी सुपरबाइक जिक्सर यानी GSX R1000 के छठे जनरेशन वाले नए मॉडल को उतारा है। इसमें नया इंजन लगाया गया है जो पहले से छोटा और हल्का है। इसे फिट किया गया है नए फ्रेम में जो पहले से कॉम्पैक्ट और पतला है। साथ में इसमें 6 डायरेक्शन वाले IMU यानी इनर्शियल मैनेजमेंट यूनिट के जरिए नए मोशन ट्रैक वाले ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS के साथ मोशन ट्रैक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब चीजें दी गई हैं। इसमें लॉन्च कंट्रोल भी जोड़ा गया है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत बता दें, GSX R1000 19 लाख रुपए में और GSX R1000R 22 लाख रुपए में। आमतौर पर हिंदुस्तानी बाइकर्स का शौक अगर हम देखें हाल फिलहाल में लद्दाख जाने का होता है और कुछ 1000 किलोमीटर लंबी राइड उनके लिए कहलाती है। लेकिन आज जो मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिलिस्ट हमारे साथ खड़े हैं वो इतने छोटे डिस्टेंस में संतुष्ट होने वाले नहीं थे। लगभग 25,000 किलोमीटर की राइड पर वो निकले हैं और कहां से गुजरे हैं वो हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मैग्नस है। How was Australia?
Australia was a really different experience. Basically, I started in Melbourne, and the first thing I had to do was cross all of Australia from the south to the north to get to Darwin. And crossing the center of Australia is an experience of going by yourself on this long straight road, and sometimes you don't see any other person for 3 or 4 hours. 3 to 4 hours. Yeah, it happens. Usually you'll have a service station every 3 to 4 hours so that you can fill up and keep going. And it happens that between these service stations you see nothing. Kangaroos and cows, but no other people. Must be scary, isn't it? It is a little bit scary, and it's a spooky experience because you feel very, very much alone. But you have to plan for it, right? So you carry extra water, you carry extra fuel, and I'm glad I did it. I probably won't do it again, but I'm really, really glad I did it. How is your India experience? India has been really amazing so far. It was my first time to come into India, and I probably, growing up in Europe, I expect most of India to be like here, like Delhi. It's intense, it's vibrant, and it's hot, and that's what I had in mind. But I came in through Manipur because I came in across the border from Myanmar, and it's a completely different experience. You have these beautiful rolling mountains. It's nice and cool, and you're almost by yourself on the road as well. And then you go from there and you come all the way to here, to Delhi, and you've seen what feels like 5 or 6 or 10 different countries within the one country because it's so diverse as well. So it's been a great experience so far. And where all did you go in India? So I went, basically my first stint of India was crossing Manipur and then Nagaland and then through Sikkim and then all the way over to Nepal. You must have met very interesting people, I'm sure. Oh yeah, definitely. It's one of the things you realize on this trip, and with India in particular, but with all countries really, is that people are just really friendly and hospitable. And when you come as a visitor, especially when you're going off the beaten path, which I'm usually doing, people are just super friendly, and you stop somewhere and you ask, well, is there somewhere around here I can camp for the night? And people just invite you to their homes instead, because why would you camp? You can stay in our home. So you meet amazing people all along the way, and people are so helpful. I had to, when I was in India, just before entering Nepal, I had to change the tires on the bike. And I stopped in a village and I asked, well, is there someone around here, a tire shop, that can help me change these tires? And within minutes, the whole village was involved in helping me get to the right tire shop, trying to get the right tools, and just taking me for lunch while the guys changed the tires. And it's such a good experience. And any suggestion or a message for all the bikers who want to take these kind of trips? Yeah, definitely. I think a few of the things that I learned was you should always budget more time than you think you'll need, because you'll want to stop places, you'll want to stay somewhere for a few days, because you get to all these nice places, and initially I had really tight schedules. I've actually redone my whole schedule once, because I realized that there's so many things to experience. I want to stay around here for a few days, I want to stay there for a few days. I think taking the proper time for a trip like this makes it much more enjoyable. Thank you very much and congratulations. Good luck. Thank you. तो ये मैग्नस का सफ़र अभी तक का रहा है और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि ये अपने पूरे सफ़र को बहुत आराम से तय करें। मुझे लग रहा है कि आपने भी इस कहानी से, एनके राइड से इंस्पिरेशन तो लिया ही होगा, और साथ में जो टिप्स इन्होंने दिए वो भी आपके काम के होंगे। तो इस सेगमेंट में जो आपने कहानियां देखी, जो गाड़ियां और सवारियां देखी, उनके बारे में अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के ऊपर रफ्तार का पेज है, उसके ऊपर अपने संदेश भेज सकते हैं। वहीं अगर कोई शंका है, सवाल है, दुविधा है गाड़ी खरीदने को लेकर, तो अपने सवाल आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर अपने सवाल भेज सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम रफ्तार के अगले सेगमेंट में आएंगे, वही सवाल जो पहले हम तक पहुंच चुके हैं। रफ्तार में आप इसी तरह अपने सवाल भेजते रहिए। फेसबुक पर रफ्तार का पेज है और ट्विटर के ऊपर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चर्चित गर्ग का सवाल है, लखनऊ से वो भेज रहे हैं सवाल। उन्हें गाड़ी खरीदनी है, महिंद्रा XUV 500, टाटा हेक्सा या फिर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, इनमें से कौन सी गाड़ी ठीक होगी?
और वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि एक सेडान कार भी लेनी है, Hyundai वर्ना, Honda City और Volkswagen Vento और इसके अलावा Skoda Rapid, इनमें से कौन सी कार वो खरीद सकते हैं। तो चर्चित जी यहाँ पर एसयूवी के मामले में अगर हम देखें तो टाटा हेक्सा एक अच्छा विकल्प होगी अगर आपके पास बजट ज्यादा नहीं है। नहीं तो ज्यादातर जरूरतों को पूरा करने के लिए इनोवा क्रिस्टा एक अच्छी गाड़ी होगी, हालांकि वो कीमती ज्यादा है, तो ऐसे में टाटा हेक्सा। वहीं सेडान कारों की बात करें तो यहाँ पर Honda City एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। नई वाली सिटी खूबसूरत और बढ़िया फीचर्स से लैस पैकेज है, तो अभी भी हमें लगता है कि Honda City आप खरीद सकते हैं। अभिजीत कुमार का सवाल है बजाज एवेंजर के बारे में। वो खरीदना चाहते हैं बाइक, उसकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है। ऐसे में उनका सवाल है कि क्या ये मोटरसाइकिल उन्हें सूट करेगी और सीट नीची होने की वजह से पांव या कमर में कोई समस्या तो नहीं आएगी। और हाँ, ये भी पूछ रहे हैं कि चलाते वक्त लुक उनका कैसा होगा। अभिजीत जी यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो लगभग 6 फीट की है और ऐसे में तो हमें लगता है कि बुलेट की थंडरबर्ड जो है वो बेहतर क्रूजर आपके लिए साबित होगी। उसकी जो बनावट है वो बड़ी है और आपकी हाइट के हिसाब से ज्यादा वो मैचिंग है, लेकिन कीमत भी उसकी कहीं ज्यादा है। ऐसे में एवेंजर के ऊपर ही वापस आते हैं। अच्छी बाइक है, थोड़ी छोटी आपको जरूर लगेगी, लेकिन मैंने भी जितनी चलाई है या जितने लोगों से, जितने कस्टमर से फीडबैक लिया है, हाइट नीचे होने की वजह से उनके पांव या कमर में कोई ऐसी समस्या हम तक नहीं आई है। चलाते वक्त हमें लग रहा है कि लुक तो अच्छा ही होगा, उसके टायर स्टाइलिश हैं, चौड़े हैं और जो कुल मिलाकर पूरी बॉडी में क्रोम का जैसा इस्तेमाल किया गया है वो बाइक को काफी स्टाइलिश भी बनाते हैं और बहुत छोटी भी नहीं लगती है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि आप एवेंजर खरीद सकते हैं। सुनील दत्ता का सवाल है, हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं, रेनॉ क्विड, RXT और Hyundai की Eon एरा स्पोर्ट्स में से कौन सी कार उन्हें खरीदनी चाहिए, ये जानना चाहते हैं। तो हमें लग रहा है कि 800 सीसी वाली रेनॉ क्विड एक अच्छा विकल्प होगी सुनील साहब आपके लिए। तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर नजर डालें तो ये बेहतर विकल्प होगा। डॉक्टर ओम राजपूत का सवाल है, मारुति विटारा ब्रेजा, Hyundai क्रेटा, फोर्ड इकोस्पोर्ट और Honda WRV के बीच कौन सी गाड़ी बेहतर होगी। तो डॉक्टर राजपूत, अगर आप ब्रेजा के लिए इंतजार कर सकते हैं तो ये गाड़ी एक अच्छा पैकेज इन सभी गाड़ियों में जरूर होगी। वहीं अगर आपके पास बजट है तो फिर आप क्रेटा ले सकते हैं। प्रशांत शुक्ला का सवाल है, उन्होंने महिंद्रा थार लेने की सोची है, DI इंजन वाला 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन, और वो ऑफ रोडिंग तो नहीं करते पर लंबी ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं। क्या ये गाड़ी ठीक रहेगी, रोजाना इस्तेमाल के लिए ठीक होगी। वहीं एसयूवी के तौर पर ही थार को अगर आप पसंद करना चाहते हैं, यहाँ पर एक सवाल थोड़ा प्रैक्टिकलिटी का जरूर है। थार का सस्पेंशन है नहीं और बहुत ही अगर आरामदेह गाड़ियों को चलाने की आपको आदत है, ऐसे में थार को मेंटेन करना कितना आरामदेह होगा आपके लिए, आप कितने लंबे समय तक उस गाड़ी को प्यार कर पाएंगे, ये जरूर आप सोचिए। क्योंकि शौक पूरा करना अलग बात है, लेकिन गाड़ी को लंबे वक्त तक मेंटेन करना बिल्कुल अलग बात है। और थार उस मामले में थोड़ी चुनौती वाली गाड़ी जरूर है। लाइफस्टाइल और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है और एक अलग तरह की तफरीह करने के लिए अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब लंबी दूरी पर आप उसे ले जाना चाहे तो उतनी आरामदेह आपको नहीं लगेगी। साथ में फीचर्स, जैसा कि आपने जिक्र किया, फीचर्स के मामले में भी चुनौती तो है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस गाड़ी के साथ आप रिलेशनशिप चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि पेशेंस के साथ, थोड़ी जतन के साथ इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो रफ्तार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपने संदेश और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करते हैं हर हफ्ते आपके सवालों को शामिल करने की, एपिसोड में आपकी दुविधाओं को दूर करने की, सवाल जवाब वाले सेक्शन में। और पूरी टीम एक बार फिर से इकट्ठा होगी, जैसे अभी इकट्ठा हुई है। कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सभी टीम मिलकर अगले हफ्ते एक नया एपिसोड आपके लिए तैयार करके लाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफली। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए खबर.ndtv.com।